Everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I am back with the new topic एंड जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्कशन अबाउट इंडियन इकोनॉमी। मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ख़ास बात क्या है, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ठीक, सिंस 1947 से लेकर आज तक, अगर मैं आज की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ, जो इकोनॉमी के अंदर बड़े इवेंट्स हुए हैं, बड़े एक्शंस लिए गए हैं सरकारों के द्वारा, या जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी के इस टाइम से लेके इस टाइम तक, एक कहानी की फॉर्म में हम आगे चलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर्स इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे उन्होंने इंडिया को इफ़ेक्ट किया। ठीक है जी, क्योंकि देखो, अगर एक पैटर्न पता लग जाए, चीज़ों की कनेक्टिविटी पता लग जाए, तो हमें चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में और जिन जिन चीज़ों ने इंडियन इकोनॉमी को शेप किया है उसके बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलॉन्ग विद मैनी कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमी के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो स्पेसिफिकली वी डिवाइड द इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर्स। वी कॉल, आप सभी को पता ही होगा, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। तीनों सेक्टर्स के फर्दर देखें क्या क्या चीज़ें किसका पार्ट है। कई बार एग्जाम्स के अंदर सब कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर विच सेक्शन, ठीक है जी, या कंस्ट्रक्शन कम्स अंडर विच सेक्शन, तो आपको वो चीज़ें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। तो फॉर दैट मैटर मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर हो गया, अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, फिशिंग हो गया, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर, ये सारी चीज़ें अलाइड सेक्टर का पार्ट हैं। और इसलिए हम कई बार ऐसे बोल देते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ अलाइड सेक्टर। ठीक है जी, तो जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है तो अज्यूम्ड होता है कि अलाइड सेक्टर भी साथ में है। ठीक है जी, 3 फार्म लॉज आए हैं, आप सभी ने इनके बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है जी, उसका इफेक्ट भी सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं है, एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड सेक्टर्स पे है। ठीक है जी, तो ऑल दीज कंपोनेंट्स कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, अपैरल, लेदर प्रोडक्ट्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑल दीज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कमिंग टू सर्विसेज सेक्टर, ट्रेड, रिपेयर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रेड एंड अदर जो चीज़ें हैं लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। बेसिकली जो इनटेंजिबल एसेट्स के साथ इनटेंजिबल एसेट्स की जो प्रोडक्शन है, और इनटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, यू कांट टच। ठीक है जी, तो दिस इज समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दीज 3 सेक्टर्स। ठीक है जी, इनकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करूं या मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स नियरली 15% ऑफ द इकोनॉमी है, या बोल सकते हो कि 15% इनकी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। इंडस्ट्री की अराउंड 31% है और सर्विसेज की 54% है। ठीक है जी, आपके लिए एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिकली सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ठीक, या आपको बस बेसिकली अंदाज़ा होना चाहिए कि इतना इतना कंट्रीब्यूशन है, जिससे आपको इनकी ब्रॉड पिक्चर जो है समझ में आ जाएगी। ठीक, नाउ समथिंग न्यू, जैसे जैसे रैपिड एडवांसमेंट्स हो रही हैं टर्शरी सेक्टर या मैं बोल दूं सर्विसेज सेक्टर के अंदर, तो आजकल एक और सेक्टर की बात हो रही है, और इस सेक्टर को हम इन्हीं 3 सेक्टर्स के अगला एक 4th सेक्टर का नाम दे सकते हैं, एंड वी कॉल इट क्वार्टरनरी सेक्टर। यूजली क्वार्टरनरी सेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? द प्रॉपर्टी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ माइंड और आइडियाज़। ठीक है जी, जो आपके माइंड के आइडियाज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, लाइक सीईओज हैं कंपनीज के, ठीक है जी, या गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स हैं, तो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है जी, तो ये टर्शरी का ही सब सेक्टर है, या आप इसको 4th सेक्टर की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें क्वार्टरनरी सेक्टर का क्या हो जाती हैं, पार्ट हो जाती हैं।
ठीक है जी। तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जब से हिस्ट्री देखें 1947 से कहानी कैसे इवॉल्व होती है, आज़ादी हुई, वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? नाउ वी कैन टेक आर डिसीजंस। पहले तो हमारे प्रिडोमिनेंटली हमारी ज़िंदगियों के, देश की इकॉनमी के सारे फैसले फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स ले रहे थे, और ऑब्वियस ही बात है उनका पर्पस हमें वेल्थ को ड्रेन करना था। दे लूटेड अस, एंड इन प्लेन वर्डिंग्स वी कैन से दे लूटेड अस, बिकॉज इंडिया की अगर मैं बात करूं, जब वो गए, ठीक है जी, लेस देन अ सिक्स्थ ऑफ इंडियंस वर लिटरेट। अगर बात को एजुकेशन है, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, इन द सेंस प्राइमरी एजुकेशन पे उनका इफेक्ट ज़ीरो रहा। मैंने स्टूडेंट्स से कि सर यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कॉलेजेस बनाए उन्होंने, जस्ट बिकॉज उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि उनके लिए उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इंडियंस की ज़रूरत पड़े, उनको बेसिक इंग्लिश आती हो, उनको वर्किंग आ जाए। तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस उनकी अपने पर्पसेस के लिए थे, देश को लिटरेट करने के लिए नहीं थे। अगर देखना हो कि ब्रिटिशर्स का क्या एजुकेशन डेवलपमेंट में वो चाहते थे, नहीं चाहते थे। अगर चाहते तो प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते, ग्राउंड लेवल से शुरू की जाती है कहानी, ठीक है जी। तो जब देश आज़ाद हुआ, लेस देन अ सिक्स्थ ऑफ इंडियंस वर लिटरेट। अब्जेक्ट पॉवर्टी थी इस देश के अंदर, और सोशल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वालिटीज़ एंड प्रेजुडिसेस इतने ज़्यादा थे कि हमारी जो सोसाइटी है इन चीज़ों से रिडन हो चुकी थी, ठीक है जी। अगर इंडिया की हालात देखें, इकोनॉमिक हालात देखने हों, तो इस डेटा से भी मिल सकते हैं कि इंडिया की वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर या वर्ल्ड की इनकम के अंदर शेयर अबाउट 22.6% था 1700s में, ठीक है जी। और अगर हम बात करें 1952 आते आते हमारा शेयर 3.8% रह गया। 1700s तक इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड की इनकम के अंदर इंडियंस या इंडियन इकोनॉमी वाज अबाउट 22.6% कंट्रीब्यूशन रखती थी। और जब अंग्रेज गए या आज़ादी के चंद सालों के बाद की अगर हम बात करें, इट केम टू 3.8%। दिस वाज आर कंडीशन व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट दिस कंट्री, ठीक है जी। और जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश के अगर हार की बात करें तो जो भी कॉलोनीज उन्होंने कलेक्ट की, उनमें से सबसे चमकता तारा, ठीक, कौन था? इंडिया था, ठीक है जी। और जब वो गए, वो पूरेस्ट कंट्री बन गया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। 20वीं सदी शुरू होते होते उन्होंने इतना हमें वी कैन से ड्रेन कर दिया वेल्थ को, और ऑब्जेक्ट पॉवर्टी आ गई इस देश के अंदर कि वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री बन गया इंडिया, जो 1700s में जिसका शेयर करीब 22.6% था, ठीक है जी। ये हुई बात जब देश आज़ाद हुआ। आगे चलते हैं। इंडिया आज़ाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी हेम ऑफ द अफेयर्स पे आ गए हैं। नाउ ही इज़ गोइंग टू स्टीयर द कंट्री फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो उन्होंने जो मॉडल अपनाया, उनको पता था कि धक्का देना पड़ेगा भाई डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और प्लानिंग करके कंट्रोल्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे जो खुद के कंट्रोल में हो। ये करने के लिए ज़्यादा जो अहमियत है स्टेट के एंटरप्राइजेस को दी जानी चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को। तो स्टार्टिंग के अंदर जो देश का इकोनॉमिक मॉडल था, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंस, मोर फोकस ऑन स्टेट एंटरप्राइजेस, सरकारीकरण, ठीक है जी। सरकार के ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें फोकस रहेगा, और इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 में आया, उसका पर्पस था मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी होगा एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है, जो लीडिंग रोल है वो पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा, प्राइमरी रोल इनके पास रहेगा। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करेगा लेकिन फ्रिंजेस पे, एग्जिस्ट ऑन फ्रिंजेस, मतलब किनारों किनारों पे रहेगा। कोई खास रोल नहीं दिया गया प्राइवेट सेक्टर को इन द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द कंट्री,
ठीक है जी। तो प्लानिंग पॉसिबल करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्लानिंग तभी हो पाएगी अगर कंप्लीट इकोनॉमी, स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार का कंट्रोल है वो रोल प्ले करेंगे इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर्सनल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलता है, देश की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता है। तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहाँ से आप बोल सकते हो कि पहला कदम हमने जिस तरीके से रखना शुरू किया। देन कम्स प्लानिंग, कमीशनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अब देश के, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए वी नीड सेट ऑफ एक्सपर्ट्स जो इन चीज़ों के बारे में काम कर सकते हैं, और इन एक्सपर्ट्स की बॉडी हमें प्लानिंग कमीशन की फॉर्म में मिलती है। प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो प्लान करेगा, जिसके पर्पसेस क्या होंगे, ठीक है जी। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया इन 1950 के अंदर, जिसके काम क्या होंगे, वो ओवरसी करेगा सारे देश की प्लानिंग की, ठीक है जी। रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास हैं, बचे कुछ रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, किस सेक्टर को और कैसे एलोकेट करने हैं, ठीक है जी। प्रोग्राम्स डिवाइस करने और इनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी थ्रू द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के साथ उनको कैसे लागू किया जाएगा, ये सब कुछ प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है जी। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे। 5 ईयर प्लान बेसिकली दिस मॉडल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम USSR, वहाँ पे ये चलता था। और वी ऑल नो जवाहरलाल नेहरू हैड सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड, ठीक है जी। उनका बेंट ऑफ माइंड सोशलिस्ट था, तो उन आइडियोलॉजी से, उन एक्टिविटीज़ से वो ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के अंदर एग्रीकल्चर पे फोकस किया इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की बात की कि सो दैट एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स की जा सकें, इरिगेशन के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है जी। क्योंकि हम भाई देश के अंदर हंगर, फूड ग्रेन्स की कमी थी, और हंगर के कारण हम अपनी आबादी को बेसिकली फीड करने के लिए बहुत फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण वी वर लूजिंग फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज हम क्या कर रहे थे, लूज़ कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के अंदर हैरल्ड दोमार मॉडल फॉलो किया गया, जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ। हैरल्ड दोमार मॉडल बेसिकली इक्वेट्स सेविंग्स एंड दिस सेविंग शुड टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। एग्जाम के अंदर कभी भी आ जाए कि बेसिक एम क्या था हैरल्ड दोमार मॉडल का, तो क्या एम था कि इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम सेविंग की जाए, जिस तरीके से भी पैसा बचाया जा सकता है बचाया जाए, और उस सेविंग को क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, सो दैट देश ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सके, ठीक है जी। तो कंसिडरेबली ये प्लान सक्सेसफुल रहे। इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें 3.6% के रेट से ग्रो करना शुरू हो गया, जबकि टारगेट 2.1 था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर कहानी शुरू होती है लाइसेंस राज बिगिंस। जो स्टेट को जो प्रोमिनेंस दी हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो स्टेट के रूल के साथ साथ एक और भी चीज़ आई, और जिसका नाम क्या है, लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का मतलब क्या है, बेसिकली सेकंड 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दिस कैन ऑल्सो बी द क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो 1956 वाले पॉलिसी रेजोल्यूशन को बोला जाता है, ठीक है जी। तो जब पब्लिक सेक्टर को पूरा कंट्रोल दे दिया गया या प्रोमिनेंस दे दी गई, और उसके साथ ही लाइसेंस राज आ गया। लाइसेंस राज का मतलब क्या है कि परमिशंस लेनी, इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लेनी, बहुत सारे कंप्लाइंसेस की ज़रूरत होनी, कोई भी बिजनेस रन करना है, कोई भी इंडस्ट्री रन करनी है, तो देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ लाइसेंसेज इन द कंट्री, ठीक है जी। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइसेंस राज। और हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश राज के बाद अगला राज जो इस देश में आया वो कौन सा राज हो गया, लाइसेंस राज हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली इस 1956 रेजोल्यूशन ने बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को 3 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया। देयर वर 3 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, ठीक है जी। तो पहली इंडस्ट्रीज़ जो बेसिक हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर ओन्ड होंगी, कम्प्लीटली सरकारीकरण रहेगा जिनका। सेकेंड, जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा स्टेट ओन्ड हैं, ठीक है जी। और थर्ड, जो भाई छोड़ दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, थर्ड कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। इसमें बेसिकली कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, जो भी कंज्यूमेबल्स बनाए जाते थे, ब्रेड है, ठीक है जी, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को के लिए रख दी गई। और सेकंड स्टेज के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो इंक्रीमेंटली स्टेट ओन्ड होंगी, मतलब मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट का होगा, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप भी अलाउड होगी,
ठीक है जी। लेकिन जो ये प्राइवेट सेक्टर था अभी भी, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि लाइसेंस राज है तो ह्यूज नंबर ऑफ लाइसेंस वर रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेसेस। ठीक है जी। कहानी आगे बढ़ती है। फूड शॉर्टेज के कारण जवाहरलाल नेहरू जी, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहता है, जवाहरलाल नेहरू जी की इंडिया चाइना वॉर होता है, वी लूज़ द वॉर, जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ सालों में फिर डेथ हो जाती है, एंड अल्टीमेटली वी हैव अ न्यू पर्सन हैमिंग ऑन द पोलिटिकल सिनेरियो पे जो आते हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है जी। इंडिया इज़ फेसिंग ह्यूज फूड शॉर्टेज, मास फेमाइन के वर्ज पे है देश, और शास्त्री जी इन कंडीशंस में आते हैं तो फूड इंपोर्ट शुरू किया जाता है यूएस से। ठीक है जी। लेकिन अब यूएस के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएस के ऊपर क्या होना शुरू हो गई, डिपेंडेंट हो गई। तो नतीजा क्या निकाला गया कि भाई फूड की शॉर्टेज दूर करने के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, कम से कम फूड के मामले पे में तो होना ही पड़ेगा। ठीक है जी। नेहरू शास्त्री जी ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है जी। एंड इट वाज द टाइम जब जेनेटिसिस्ट एमएस स्वामीनाथन अलॉन्ग विद डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है जी, इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ राइस एंड वीट के ऊपर वर्क किया, और देश के अंदर हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई। ठीक है जी। जिससे पंजाब, हरियाणा एज वेल एज वेस्टर्न यूपी के अंदर, ठीक है जी, यही एरियाज़ थे जो फिट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक तो फार्मर्स रिलेटिवली इनके पास कैपिटल था, ये कॉस्टली सीड्स अफोर्ड कर सकते थे, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वाटर या इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दीज वर द एरियाज दैट वर चूजन, और इन्होंने सक्सेस हासिल की और देश के गोडाउन अनाज से भर दिए, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी। एम एस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा रोल है इंडिया की एग्रीकल्चर के इतिहास में, और लेटर ऑन इनकी ये रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, उनके डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, एंड दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। और आज भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत प्राइम एडवोकेट हैं। ठीक है जी। तो नाउ द मूव इज़ इंडियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि आज की बात कर रहा हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में आया जाए, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रही। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इनइक्वालिटीज़ क्रिएट की, या बोल सकते हो कि ये एरियाज़ के किसान अमीर हो गए, रिच हो गए, वेयर एज बाकी कंट्री का एग्रीकल्चर पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। Now there is time we need evergreen revolution, not only food grains, जो एरियाज जिस फसलों में ग्रो कर सकते हैं उस चीज़ में इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। मूविंग अहेड। ठीक है जी। तो उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है शास्त्री जी के नेतृत्व में, वी विन द वॉर। ठीक है जी। एग्रीमेंट साइन करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद में जाते हैं, वहाँ उनकी भेद भरे हालातों के अंदर, सरकमस्टांसिस के अंदर डेथ हो जाती है, एंड टिल टुडे इट इज़ अ मिस्ट्री। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी हैं कि कैसे डेथ हुई, दैट इज़ द डिस्कशन, वो सेपरेट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, बट उनकी डेथ हो जाती है, और एक नया प्लेयर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में इमर्ज होना शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ इंदिरा गांधी कम्स टू द सीन, लेकिन इंदिरा गांधी सीन पे आ जाती हैं, एंड विद इन ईयर्स वो एक ड्रास्टिक, पहले उनको टाइटल दिया गया था गूंगी गुड़िया। क्यों उनको चूज़ इसलिए किया गया था क्योंकि उनको लगता था कि ये कौन सा बोलती है, और ये एक ऐसा प्लेयर रहेगा, नाम इनका होगा, इंदिरा गांधी का होगा, ऑन द पीछे से कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं वो सीन रन करेंगे। लेकिन ड्रास्टिक चेंज हुआ, ये गूंगी गुड़िया देश की यू कैन से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स के अंदर जिनका नाम आता है, इमर्ज होते हैं। ठीक है जी। तो लोगों के सामने वो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर गरीबी दूर करनी है, ठीक है जी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, और बहुत सारे वादे किए गए लोगों के साथ कि भाई अगर गरीबी दूर करनी है तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। और ऐसे ही इसी वादे को पूरे करने के रास्ते पे पॉलिटिकल गेन्स के लिए बैंक नेशनलाइजेशन का फैसला लिया जाता है बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बैंक नेशनलाइजेशन कि कंप्लीटली जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बिजनेस पार्टीज के बैंक्स में इंटरेस्ट हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ओन्ड हो जाएंगे बैंक्स। ठीक है जी। और गवर्नमेंट का जो सोशलिज्म का एजेंडा है, बिकॉज स्टेट बैंकिंग सेक्टर को रन करेगी, लोगों को बहुत ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। शी बिकेम डार्लिंग ऑफ द मासेस बिकॉज दिस वॉज द डिसीजन जो सोशलिज्म की तरफ था। ठीक, एंड द डिसीजन वॉज टेकन, तो बैंक नेशनलाइजेशन रोल आउट कर दी।
कौन से ईयर में हुई? 1969 में 14 बैंक्स क्या कर दिए गए? नेशनलाइज कर दिए गए। ठीक है जी, ऑब्वियस ही बात है, जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए बैंक्स तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन्स मिलने शुरू हो गए, बहुत और जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनको लोन्स मिलने शुरू हो गए। ठीक, नॉट बैड थिंग, गुड थिंग है देश की डेवलपमेंट के लिए। वीकर सेक्शंस को, पुअर सेक्शंस को, जिनको लोन्स की ज़रूरत है उनको लोन मिलना शुरू हो गया जो पहले नहीं मिल रहा था। लेकिन एक ख़ास बात ये भी है, और बैंकों की ब्रांचेस गांव-गांव में खुलनी शुरू हो गई, विलेजेस एंड रूरल एरियाज गॉट एक्सेस टू बैंकिंग, देयर वाज इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन देश की इंक्रीज़ हो गई, नो डाउट, बट क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है इन सरकारी बैंकों का, तो यू कैन से कि लथार्जी आ गई। बैंक में जॉब होनी, इट वाज इक्वलेंट टू हैविंग डिप्टी कमिश्नर जॉब, कलेक्टर की जॉब के बराबर हो गया। ठीक है जी, एंड लोगों को फिर क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है जी, जिनकी चलती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनके खाते खुल जाते थे, उनको लोन मिल जाते थे, लोन वापस भी नहीं किए जाते थे। ठीक, कि पॉलिटिक्स का, सरकार का इन बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल हो गया। एंड यू नो, सरकार जहाँ पे आ जाती है पॉलिटिक्स साथ में आ ही जाती है। और आज हम इस हालात पे हैं कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर रीलिंग अंडर एनपीएस। एनपीएस माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है जी, एंड टुडे स्टेट ओन्ड बैंक्स आर क्रीकिंग अंडर नियरली 10 ट्रिलियन बैड लोन्स। बैड लोन्स मतलब जो लोन्स दिए हुए हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो ये हुआ पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसे इकोनॉमिक मूव्स जो हैं ले गए। आगे चलते हैं कहानी। ठीक है जी, तो एक कहानी कांस्टेंट रही, कुछ एक्सटर्नल कारणों की वजह से, कुछ हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पुअर डिसीजन मेकिंग भी है कि देश का फिस्कल डेफिसिट हमारा जैसे कांस्टेंट फीचर रहा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार का खर्चा ज़्यादा होना और इनकम कम होना। ठीक है जी, अगर इनकम मान लो 1 लाख करोड़ है, इनकम 1 लाख करोड़ है और खर्चा 2 लाख करोड़ है, दैट मीन्स डिफरेंस क्या हो गया? 1 लाख करोड़ का आपका डेफिसिट हो गया। ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट चीज़ रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही थी और कमा कम रही थी। और गवर्नमेंट कमाती कैसे है? टैक्सेस से कमाती है, और गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उनसे कमाती है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज तो पहले ही उजड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिक्स इसके अंदर आ चुकी थी और ये अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के कारण प्रॉफिटेबल नहीं रहते। ठीक है जी, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन्स बल लेती थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती थी, जो डिफेंस पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे फॉरेन रिलेशंस थे अच्छे नहीं रहे ड्यू टू द एनिमोसिटी बिटवीन दीज कंट्रीज़, तो हमारा बहुत सारा खर्चा डिफेंस पे जाना शुरू हो गया। ठीक है जी, पेंशन्स, फूड की जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चीप फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मर्स की वेलफेयर के लिए जो एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्यूल पे जो सब्सिडी मिली, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड किएगी, और भी जो स्कीम्स चलाएगी हाउसिंग के लिए, पॉवर्टी के लिए, हेल्थ के लिए, क्लीननेस के लिए, इन सब से देश का ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इनकम क्या रह गई? कम रह गई। रिजल्टेंट कंट्री इज़ फेसिंग फिस्कल डेफिसिट टिल टुडे। आज भी हमारे देश का क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। और जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं, चाहे वो एयरलाइन कंपनीज़ हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो बैंक्स हों, घाटे में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रॉफिट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे कारणों। ठीक, तो अल्टीमेटली ये बिक भी नहीं रहे थे। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो वो खरीदने को तैयार नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और पुअर डिसीजन मेकिंग के कारण देश का फिस्कल डेफिसिट निरंतर बढ़ता रहा है, और यू कैन से कि ये कांस्टेंट फीचर रहा है इतने टाइम से। ठीक, और यही कहानी बढ़नी शुरू हो गई। इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म होनी शुरू हो गई, फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट एशियन, अगर अब नई कहानी आती है, नई आइडियाज़ का जन्म होता है, और आइडियाज़ ही अल्टीमेटली फैसले लेने में मजबूर करते हैं। ठीक है जी, अल्टीमेटली कंडीशन इस कहानी तक पहुंच जाती है कि 1991 के अंदर जब हमें हेल्प लेनी पड़ रही है तो हम हेल्प भी लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लाइक IMF एंड मैनी बैंक्स, और 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। और ये आइडियाज़ कहाँ से आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के?
1991 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने 2000 के अंदर स्पीच में अपनी एक बोला था कि जब 1991 में उन्होंने एलपीजी मॉडल लेकर आए, ठीक, तो बेसिकली वो सारे के सारे जो फैसले थे, ठीक है जी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हों चाहे वो ट्रेड हों, वो क्या किन के आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि जगदीश और पद्मा ने जो 20 साल पहले जो विचार प्रेजेंट किए थे, हम तो बस उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, ठीक है जी। तो फर्स्ट एशियन वुमेन टू गेट पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड इन 1960, उनका नाम क्या था, पद्मा देसाई, ठीक है जी। और उन्होंने इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमी का क्रिटिक किया था, ठीक है जी। और उनकी 1970s में एक बुक आती है और उनके हस्बैंड ने उनको ऑथर भी किया था जिनका नाम जगदीश भगवती था, कि इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और ट्रेड पॉलिसीज़ किस तरीके से ख़तरनाक हैं इस देश के लिए, ठीक है जी। और उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर ये जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट या मनमोहन सिंह ने जो फैसले लिए थे एलपीजी के, ठीक है जी, बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन्हीं की बात हुई और उन्होंने खुद बोला। और फिर क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश के अंदर आती हैं जिसके थ्रू देश एक नए रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। अब इनकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो 1991 के जैसे मैंने पहले बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, ये सब कुछ हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी नहीं रहती है, एंड कंट्री इज़ नॉट एबल टू इम्पोर्ट एनीथिंग विच इट रिक्वायर्स। हमें फूड के लिए इंपोर्ट्स चाहिए, वी रिक्वायर बेसिकली फॉरेक्स का, हमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, लेकिन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गई। तो हमें इतनी बुरी हालात आ गए, क्या क्या हालात आ गए, इंडिया को 20 टन सोना इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचना पड़ा सो दैट उनको लोन मिल सके। तो लोन तो मिला $240 मिलियन का, लेकिन 20 टन सोने को क्या करके इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच के, ठीक है जी। 3 बार फिर हमने अपना जो गोल्ड है वो लोन लेने के लिए प्लेज किया टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान एज कोलेट्रल, कि अगर हमने भाई ये लोन वापस ना किया तो आप ये गोल्ड रख लेना, ठीक है जी। ऑल्दो हमने ये वापस ले लिया था, लेकिन इट वाज हाई टाइम जब हमारी नरसिम्हा राव लेड गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जब फैसला लिया कि पद्मा और भगवती के आइडियाज़ को फॉलो करते हुए लेट्स ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेट्स ब्रिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और जो लाइसेंस राज था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है जी। फिर अभी रीसेंट बात करें, रीसेंट तो नहीं है, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस देश के अंदर आती है, विद इन 8 months ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। तो नए टाइम के लिए नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया और अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया गया, और इसकी जगह किसने ले ली, नीति आयोग ने ले ली। नीति आयोग के मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है जी। और जिस तरीके से मोदी जी को आदत लगा लो या उनका शौक लगा दो एक्रोनिम्स बनाने की, जितनी भी स्कीम्स आती हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वी फाइंड देयर इज़ सम एक्रोनिम इन्वॉल्व, ठीक है जी। और प्लानिंग कमीशन जो सोवियत स्टाइल बॉडी थी जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, उसकी जगह इस बॉडी ने ले ली। इसका मेन रूल एडवाइजरी रूल है, ठीक है जी। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करती है, स्टेट्स को कम्पीट करवाती है और रैंक्स प्रोवाइड करती है थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स। आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नीति आयोग की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म गोल्स बताती है स्टेट्स के, कंट्री के क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बताती है उनको अचीव कैसे करना है, उसकी एडवाइजेस प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, और प्लान्स को ब्रेक डाउन कर देती है, डिसेंट्रलाइज्ड कर देती है, सो दैट हम टेलर मेड अप्रोचेस की तरफ जा सकें। टेलर मेड अप्रोचेस का मतलब क्या है, जिस स्टेट को जिस तरीके का सोल्यूशन चाहिए वैसा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। पहले की तरह वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच छोड़ के टेलर मेड अप्रोचेस की तरफ बढ़ा जा सके, और ये नीति आयोग कर भी रहा है, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं 2016 के अंदर कंट्री फेस्ड डीमोनेटाइजेशन, और आप सब भी ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली फेस कर ही चुके हो और यू हैव बीन इन दिस टाइम्स।
डीमोनेटाइजेशन कर दी जाती है ऑन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 बजे ऑन 8 नवंबर 2016, और उन्होंने देश को एड्रेस भी किया और 500 और 1000 रुपीज़ के करेंसी नोट्स को नो लॉन्गर फिएट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है जी, वी ऑल नो व्हाट इज़ अ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो इसलिए चलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर उसको बैक करता है। ठीक है जी, एक कागज़ जिसके ऊपर 2000 लिखा हुआ है, 2000 वर्थ का सामान उस पर क्यों मिल जाता है? क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि भाई इस कागज़ को 2000 समझना है, इस कागज़ की खुद की वैल्यू थोड़ी 2000 है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से दिस गवर्नमेंट ऑर्डर इज़ कॉल्ड फिएट। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 के नोट से उसमें उसको अभी ये फिएट नोट फिएट करेंसी नहीं रहेगी। दैट मीन्स करीब 85% ऑफ द करेंसी जो सर्कुलेशन में थी वो उस रात से चलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या वैलिड नहीं रहेगी। तो पीपल हैड टू गेट देयर नोट्स एक्सचेंज्ड, अपनी करेंसी जो उनके पास है, जो कैश उनके पास है, उनको चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स बहुत थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किए, या मैं मोदी जी के ही वर्ड्स कोट कर रहा हूँ। टुडे आई विल बी स्पीकिंग टू यू अबाउट सम क्रिटिकल इश्यूज एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। आई वांट टू मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ करप्शन। बेसिकली उनका कहना था कि ये करप्शन को, ब्लैक मनी को दूर करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है और 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को लीगल टेंडर अब नहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या फ़ैसला अच्छा रहा या बुरा रहा, तो इसकी डिस्कशन की जा सकती है एंड आई विल बी हैप्पी टू डू दिस डिस्कशन। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक्स की और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल बी कमिंग बैक टू यू। लेकिन आपके कमेंट्स के ऊपर जो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे आई विल बी श्योर मेकिंग दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है जी, तो ये किसी और डिस्कशन पे रखेंगे कि व्हाट डिमोनेटाइजेशन मेंट फॉर द कंट्री, बेनिफिट्स हुए या नुकसान ज़्यादा हुए, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर एक जो बड़ी रिफॉर्म देश के लिए आती है, दैट बड़ी रिफॉर्म इज़ जीएसटी। ठीक है जी, डीमोनेटाइजेशन के लिए हमें दोनों पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली जीएसटी के अंदर आज भी हम लूप होल्स जरूर निकाल सकते हैं, कमियां जरूर निकाल सकते हैं, बट ओवर एंड ओवर ऑल द इकोनॉमिस्ट एंड ऑल द बेसिकली पीपल जो इकोनॉमी की समझ रखते हैं, उनको सबका मानना है कि जीएसटी वॉज अ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म और एक अच्छी रिफॉर्म है। अब कमियां अभी भी हैं और किस भी चीज़ में, हर चीज़ में कमियां रहती हैं। इंसान के द्वारा क्रिएट की गई हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। स्टिल देयर इज़ अ रूम टू परफेक्ट दिस सिस्टम, बट ओवर एंड ओवर वी कैन डेफिनेटली से कि इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म। इंडियन टैक्स सिस्टम की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म जो इंडियन टैक्स सिस्टम ने फेस की, कॉमन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए, जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर दिए गए और इनका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इंडस्ट्री की बहुत टाइम से डिमांड थी, बिजनेसेस की बहुत टाइम से डिमांड थी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तभी इम्प्रूव होगा अगर एक कंपनी जो इंडिया में आती है उसको पता हो कि इतना टैक्स लगेगा मेरी चीज़ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंजाब में अलग टैक्स रेट चल रहा है जो उसकी चीज़ के ऊपर लगेगा, हरियाणा के ऊपर अलग टैक्स लगेगा, केरला के ऊपर कम्प्लीटली अलग लगेगा। देयर आर सो मैनी डिफरेंसेज इन द टैक्स सिस्टम्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस स्टेट की पावर के अंदर आते थे। तो जीएसटी सबस्यूम्ड ऑल दीज टैक्सेस एंड वन कंट्री वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम वाले बातों ने जोर पकड़ लिया एंड वी गॉट जीएसटी। ठीक है जी, इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप ज्ञानम प्लेटफॉर्म पे जीएसटी भी के बारे में सर्च कर सकते हैं और वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो दिस ब्रॉट समथिंग, इसने फॉर्मलाइजेशन की तरफ इशारा किया इंडियन इकोनॉमी को। बहुत सारे बिजनेसेस को कंप्लायंस करने के लिए डिजिटल पाथवेज फाइंड आउट करने पड़े या अपने आप को डिजिटल पाथवे पे लेकर आना पड़ा। बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसकी कंप्लायंस की एंड सो मच कॉमन मार्केट बन गया, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो गए बेसिकली। और इसके अंदर स्लैब्स बनाई गई, वेरियस स्लैब्स बनाई गई जो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टैक्स रेट्स लगेंगे। ठीक है जी, और GST नंबर कंपनीज़ को या यूनिट्स को प्रोवाइड किया गया, जिससे वो अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं ऑन द नेटवर्क विच वाज कॉल्ड GST नेटवर्क। ठीक है जी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है जी, आगे की क्या बात करते हैं, यहाँ तक कहानी हुई। दीज आर द सम ऑफ द मेजर थिंग्स दैट हैपन सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, आगे की कहानी की बात करें, इंडिया के पास अभी भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है जी, कि इंडिया के पास यूथ बल्ज है, यूथ बल्ज या इसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोल सकते हो।
मैनी प्लेसेस आप यहाँ ये शब्द पाएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि मतलब हमारी अभी करीब करीब 65%, 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, वर्किंग एज के अंदर है। ठीक है जी। अगर एवरेज एज 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें, एवरेज एज इस देश के अंदर 29 ईयर्स है। ठीक है जी। दैट मीन्स वी हैव यूथ हु कैन वर्क हार्ड एंड जिनके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा कुछ नहीं होना, उनके हेल्थ कोई खर्चे नहीं है। ठीक है जी। जैसे जैसे लोग ओल्ड एज में आते हैं उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हेल्थ सेक्टर पे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। बट नाउ वी हैव दिस विंडो कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं या डेमोग्राफी को रीप कर सकते हैं फॉर ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है जी। हम ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं। वी हैव दैट पोटेंशियल नाउ। ठीक है जी। इंडिया के पास अपनी पॉपुलेशन और बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का क्या है, मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास के पास एस्पिरेशंस भी होती हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। दे हैव हेल्थ, दे हैव एजुकेशन एंड द स्किल्स दैट कैन हेल्प अ कंट्री टू ग्रो। ठीक है जी। और इस मिडिल क्लास को हम रीपिन कर सकते हैं, और ये मिडिल क्लास हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। ठीक है जी। और यही मिडिल क्लास एफडीआई को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में आके इंडिया की मार्केट का, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर्स का, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, टू डू द बिजनेस, उसको रीप करने के लिए इंडिया में आएंगे। ठीक है जी। प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी सडनली बूम करना शुरू हो गई है। वी हैव सीन इंटरनेट कॉस्ट हैव ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली, नेटवर्क कैपेसिटी इंडिया की इंक्रीज हुई है, एंड सडनली वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अडॉप्टिंग डिजिटल इनिशिएटिव्स इन द कंट्री, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो जीएसटी रिलेटेड चीज़ें हों। ठीक है जी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो ई कॉमर्स हो। ठीक है जी। द थिंग्स आर बूमिंग विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, और 5G के साथ और भी बिजनेसेस क्या होने वाले हैं, इम्प्रूव होने वाले हैं। कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ एस्पिरेशंस कि इंडिया के पास पोटेंशियल है, वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बना सकते हैं इंडिया को बाय 2024-2025। ऑल्दो कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर दिया है, बट स्टिल अगर 2022 से भी वर्क करना शुरू करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो 26 तक लगा लो, अगर ये टारगेट अचीव कर पाए तो इट विल बी ए मार्वलस अचीवमेंट फॉर दिस कंट्री। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आई हैव ट्राइड कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं और आपके साथ डिस्कस कर सकूं। बहुत सारे टॉपिक्स की मैंने डिस्कशन की है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं, और जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगे वो भी कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे। आई विल बी बैक विद सम अनदर लेक्चर सम अदर टाइम। थैंक यू गाइस।